यूट्यूब चैनल इसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स मीन्स किरण प्रकाशिकी में पहला चैप्टर है आपका प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति, आखिर प्रकाश क्या होता है, किस किस में प्रकाश होता है ना। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और यहाँ से आपका डेरिवेशन आते हैं। एक हो गया हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और उसके बाद दो डेरिवेशन उसी के आधार पर होते हैं। हाइगेंस के पूछ जाता है क्वेश्चन कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए या फिर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इतना कुछ आपके और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत ये अलग पूछा जाता है। तो इतना कुछ आज की इस वीडियो में आपके मीन्स चैप्टर में जो हम पढ़ा रहे हैं उतना कुछ आता है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर किसमें क्या बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है किरण प्रकाशी मीन्स किरण प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स प्रकाश की प्रकृति, है ना। तो देखिए इसमें बताया गया कि प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश आप क्या समझते हैं प्रकाश से, है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे देखने की जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, मीन्स देखने की क्षमता को बढ़ावा देती है ना, देखने की क्षमता को बढ़ावा दे। भाई वही तो है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है और इसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं, ठीक है। जो हमारे देखने के नजरिए को या देखने के ज्ञान को बढ़ावा देती है, ठीक है। उसके बाद अब प्रकाश किसमें पाया जाता है ना। मीन्स प्रकाश कैसे कैसे होता है, तो वही है इसके गुण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले प्रकाश आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश कैसे चलता है। क्या प्रकाश जिगजैग चलता है या एक सीधी रेखा में चलता है। तो आपको पता होगा, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश के गुण होते हैं कुछ। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है ना, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको पता होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज आ जाता है, 1 नंबर में पूछ लेता है कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो ये हो गया। फिर प्रकाश आपका परावर्तन में होता है, प्रकाश आपका परावर्तन में होता है, अपवर्तन में होता है, व्यतिकरण में होता है, विवर्तन में होता है, लेकिन ध्रुवण में नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैंने लिखा है कि सबसे पहले हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आखिर क्या कहता है, फिर इसके बाद हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले उससे पढ़ते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक, ये हाइगेंस वैज्ञानिक हैं, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करके मीन्स प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया। उन्होंने काफी प्रकाश के बारे में उन्होंने पढ़ा कि नेचर और लाइट कैसे मीन्स प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज होते हैं, गुण होते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करके फिर उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं, है ना। इन्होंने इतना बताया कि सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक ने प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन किया और उसी अध्ययन के बाद में इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जिसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने कुछ थ्योरीज दिए, इन्होंने कुछ गुण दिए हैं। जैसे क्या है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग उत्पन्न होती है तो उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है,
भिन्न भिन्न प्रकाश के रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। मीन्स अलग अलग प्रकाश के रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। ये मैंने आपको बताया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें आप देखिएगा मैंने आपको बता रखा है कि भाई प्रकाश जो रंग होते हैं प्रकाश के विभगोर, तो उसमें सबकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। ये पॉइंट वहीं से हो जाएगा कि विभिन्न विभिन्न प्रकाश के रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपके मीन्स मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, हालांकि अभी 2 पॉइंट और बचे हैं, हम उनको भी लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी के अगले पॉइंट्स पर, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखते हैं ना। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने उसी का, जब प्रकाश तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये तीसरा पॉइंट था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत का, है ना। अब हम आते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। देखिए मैंने क्या, ये गोल, ये मैंने तरंगाग्र बना दिया है और ये आपका रैखिक है ना, यहाँ पर ये रैखिक है, और समतल क्या होता है जो एक सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार होता है, मैंने बता दिया। अब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसमें क्या है आखिर, तो चलिए इसमें भी देखते हैं। लिखा है मैंने, हाइगेंस ने किसी माध्यम में प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं, और इस सिद्धांत की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं, मतलब गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है इसमें। तो पहला पॉइंट है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। तो देखिए तरंगाग्र, ये आपका जो है, ये तरंगाग्र, ये जो लाइनें हैं, तो ये तरंगाग्र है। क्या बताएगा कि तरंगाग्र पर स्थित ये जो बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु 1 2 3 4 5 है ना, ये एक बिंदु है, क्या है, बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं। ये जो बिंदु है यहाँ पर होंगे, ये वाले जो बिंदु होंगे, ये प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे निकलने वाले तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और यहाँ से तरंगे निकलेंगी उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, ये भी यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, इनसे जो निकलेंगी, देखिए अब इन्हीं से तो निकल रही दूसरी ये वाली, तो क्या है, इन्हीं से जो निकल रही उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ पृष्ठ जब कोई खींचा जाता है, तो इसको देखिए, इन्हीं को स्पर्श कर रहा है ना, तो इसको स्पर्श करता हुआ, द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ जब कोई बीच में पृष्ठ खींचा जाता है, तो वही है, स्पर्श करता हुआ जब कोई पृष्ठ खींचा जाता है तो वह नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। तो वह, अब ये जो नए तरंगाग्र डैश में हो रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये नया तरंगाग्र हो जाएगा, नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है ना। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, गोलीय तरंगाग्र, रखिए बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा ना, बेलनाकार दूसरे तरंगाग्र, क्योंकि बेलन के टाइप जैसा है तो बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक है, समतल आपका समतल होता है, और ये आपका सूर्य है ना, यहाँ से किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो ये आपका था इतना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो गया, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या को बताते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये मैंने एक जेड और जेड डैश का एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया है,
है ना, जो कि मैंने लिखा है माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है। तो आप देख सकते हैं ये परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिस पर एक समतल तिरछा तरंगाग्र t बराबर 0 समय पर आपतित होता है। तो देख सकते हैं ये देखिए समतल तिरछा तरंगाग्र समय t बराबर 0, देखिए t बराबर 0 समय पर आपतित होता है। जैसे जैसे तरंगाग्र को आगे बढ़ाते हैं, देख सकते हैं जैसे जैसे तरंगाग्र को आगे बढ़ाते हैं, हाँ आगे बढ़ाते हैं तो वह परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए व देख सकते हैं भाई, इसको हम इस पृष्ठ को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा ए व ए डैश के बीच, आप देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए व ए डैश के बीच टकराता है, टकरा रहा है ना। फिर क्या है, जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु, जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु बी v चाल से चलकर के t समय में a डैश पर पहुंचता है, जितने समय में बिंदु b v चाल से चलकर के बिंदु कहाँ गया, हाँ t समय में a डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय में देख सकते हैं, उतने ही समय में हाइकिंस के अनुसार बिंदु A से, देख सकते हैं बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर t समय में p डैश दूरी तय कर देती है। आप देख सकते हैं बिंदु A से b डैश दूरी तय कर देती हैं और बिंदु A को केंद्र मानकर, देख सकते हैं बिंदु A को केंद्र मानकर, ये इसको केंद्र मानकर AB डैश त्रिज्या का एक चाप लगा देते हैं ना, इसको आप केंद्र मानिए और इसको केंद्र मानकर हम AB डैश त्रिज्या का क्या लगा देते, चाप लगा देते हैं और इसी चाप से A डैश पर हमें स्पर्श रेखा खींच देते हैं जो परावर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करती है। और ये हमें इतना लिखना था, यही हमने जो बनाया है वही मैंने लिखा और वही मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ये थी इसकी स्टेटमेंट जो कि आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद इसका डेरिवेशन कराते हैं। तो आप वैसे डेरिवेशन कुछ है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं, है ना। तो चलिए अब हम अपने डेरिवेशन पर आते हैं। देखिए ये था अभी जब मैंने कराया वो इसका स्टेटमेंट था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ नहीं करना है, समझना है आपको। आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें निकालना क्या, हमें दूरी निकालना है ना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, जब वो समय को चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी निकालना तो समय को 4 से बड़ा करा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब आप देख सकते हैं दूरी देखिए कितनी है भाई, यहाँ से देखिए ये तो आपतित किरण है, यहाँ से इसके बीच की ये दूरी है, तो दूरी क्या है बी ए डैश, है ना। तो ये हो जाएगा बी ए डैश, ये दूरी होगी बी ए डैश, ये दूरी होगी और दूरी की स्पीड कितनी देखिए 4 कितनी है v हो जाएगा और समय क्या है, समय देखिए t है ना, तो ये हो जाएगा t। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह हम ये हो गई, अब इसी तरह भाई इसको भी तो लेंगे परावर्तित आपतित कण ये हो गई, तो ये भी तो आपतित कण है, देखिए जा रही है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी दूरी जो आपकी होगी ये ए बी डैश होगी ना, तो ये हो जाएगा ए बी डैश बराबर इसकी भी वो क्या होगी चाल v हो जाएगी और समय t, तो v इंटू टी, समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में हमारा जो RHS है वो बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 ये देखिए जो बराबर उसको नहीं लिखते, जो नहीं बराबर उसको तो हम लिखेंगे बी ए डैश बराबर ए बी डैश, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल है कि नहीं, यहाँ पर तो लिखेंगे एंगल बी बराबर और एंगल बी डैश, ये कितने दोनों के होंगे, ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। देखिए यहाँ से बन रहा है ना ये, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल बी बराबर एंगल बी डैश बराबर दोनों, क्योंकि दोनों 90 के होंगे तभी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दिखाएंगे।
तो एंगल बी बराबर एंगल बी डैश बराबर दोनों किसके हो जाएंगे 90 के, है ना। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ से, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड, है ना, ये लग जाएगी। तो यहाँ से ऐसे लिखा अब सही है। तो चलिए लिखेंगे एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से, है ना। एस मीन साइड एंगल साइड के नियम से। तो देखिए यहाँ भी तो हो जाएगा साइड एंगल साइड, है ना। तो ये हो जाएगा एस ए एस नियम से। अब त्रिभुज आपको बनाना है, कौन सी त्रिभुज बनेंगे देखिए। तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले ये बनेगा ए बी डैश ए डैश, है ना। हाँ ठीक है, तो ये भी बन जाएगा बी ए डैश फिर ए, ये हो जाएगा इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है वैसे, ये दो बराबर है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये देखिए बी ए डैश ए, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए बी डैश ए डैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डैश ए डैश। आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए डैश भुजा कॉमन है ना। तो लिखेंगे ए डैश उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा ए डैश है ना, यही तो है। देखिए भाई दोनों में त्रिभुज है तो हो जाएगी, तो ए डैश हो गया। जब ये आपका इतना बराबर है तो उसके बाद हमारा एंगल जो ये है कहाँ गया, ये देखिए बी ए डैश बी ए डैश ए बराबर इसका किसके हो जाएगा, एंगल बी डैश ए में। तो एंगल बी भी हमारा, ये एंगल बी कितना है आई, देखिए तो ये हो जाएगा आई बराबर एंगल, और बी डैश ए डैश, है ना, ये कितना हो जाएगा देखिए, हाँ ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर के, है ना। तो ये हो जाएगा आर। अब आई क्या होता है, आई आपको पता होना चाहिए आपतन कोण, और जो आर है वो अपवर्तन कोण, है ना। तो ये हो जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण बराबर किसके हो जाएगा, अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण। चलिए परावर्तन लिख देते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यही हमें प्रूव करना था, सो हमने प्रूव कर दिया। यही आपका क्या है, परावर्तन के नियम की व्याख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हाइगेंस के द्वितीयक सरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या को कैसे किया जाता है ना। तो ये था आपका डेरिवेशन, छोटा सा था, कुछ नहीं था इसमें, वो तो नॉर्मल आप देख ही रहे हैं ना, बस थोड़ा आपको क्योंकि एग्जाम में आता है 5 नंबर में तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या के साथ में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।